साथ देख रहे हैं वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इसका मतलब है कि लोहा और इस्पात की जो फैक्ट्रियां हैं वो हिंदुस्तान में आई, लेकिन उसके पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको बताना चाहूंगा। 1904 की बात है। दो साहब हुए, अप्रैल का महीना था, गर्मी का महीना था। ये साहब हैं चार्ल्स वेड। चार्ल्स वेड, यहां पर इनका नाम दर्ज है। अच्छा, ये जो साहब थे ये अमेरिका के थे और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि भूवैज्ञानिक थे। जमीन के बारे में इनकी मतलब पकड़ थी, उसके एक्सपर्ट थे। यहां पर आप देखेंगे तो ये साहब हैं दोराबजी टाटा। और दोराबजी टाटा कौन है? एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूं मैं, जमशेदजी टाटा। इनके ये सबसे बड़े बेटे थे, यानी दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे। अब ये दोनों साहब लोग जो हैं, ये छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे। इनको चाहिए था आयरन ओर के डिपॉजिट। आयरन ओर यानी लौह अयस्क चाहिए था, जिससे लोहा निकलता है। अब इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत टाइम खर्च किया। ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे। इनके साथ ये कई कई जगह गए और ये घूमते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये दोनों साहब ऐसे घूम रहे थे और यहाँ पर एक जंगल एक से होते हुए एक गांव में गुजरे। जैसे गांव में पहुंचे तो वहां पर इन्हें रेला मिला, यानी लोग, बहुत सारे लोग और आदमी सर पे टोकरी लिए हुए, और इस टोकरी में इन्होंने क्या रखा हुआ था? इन्होंने रखा हुआ था आयरन ओर, यानी लौह अयस्क। सर पे टोकरी लिए हुए ये लोग जा रहे थे। अब ये जैसे ही इन दोनों साहब लोगों ने देखा, इनको रोका और पूछा कि भाई ये आयरन ओर, ये सर पे टोकरी पे आपने जो लादा हुआ है, ये कहां से ला रहे हो भाई? ये लोग थे अगरिया। मैंने आपको बताया था ये अगरिया जो लोग हैं, इनका पुश्तैनी काम, ये केवल यही काम करते थे। अगरिया ये मध्य प्रदेश की एक ट्राइब है, एक जनजाति है, आदिवासी है। और ये ट्राइब कह सकते हैं जो काम करते थे आयरन स्मेल्टिंग का। इनका ट्रेडिशनल काम यही था कि लोहे का काम करते थे, लोहा प्रगलन करते थे, ये लोहा निकालते थे। तो अगरिया में से एक ने ऐसे करके यहाँ पर उंगली उठाई और दिखा दिया कि वहां से ला रहे हैं साहब। और जिसकी हिल की बात कर रहे हैं वो हिल है राजहारा हिल्स। अब इसका चित्रण भी देख लीजिए। यहां पर बेहतरीन, मैं कहूंगा विश्व का, छोड़िए मैं क्या कहूं, ये जो जेम्स वेल्ड साहब है, चार्ल्स वेल्ड साहब है, इन्होंने कहा कि ये साहब जो हम ढूंढ रहे हैं गली गली, वो तो हमें यहां मिली। इसका मतलब ये जो राजहारा हिल पे सबसे बेहतरीन आयरन ओर, विश्व का सबसे बेहतरीन आयरन ओर है। और यही आयरन ओर फिर आपको पता है छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ में ही है। तो भिलाई स्टील प्लांट, वहां पर इसकी आपूर्ति की गई। अब आप बोलेंगे फिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों के सामने एक समस्या थी। समस्या ये थी कि जिस इलाके में ये खोज हुई थी वो इलाका पानी के करीब नहीं था। यानी कि जहां जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी वाटर प्रॉब्लम, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो इन दोनों साहब ने ये तो ढूंढ लिया, उसके बाद ये भिलाई स्टील प्लांट के लिए भी सप्लाई होने लगा। लेकिन इन्होंने अपनी ये जो खोज है वो जारी रखी। और फाइनली हुआ ये कि कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा इलाका फॉरेस्ट का क्लियर किया गया, साफ किया गया। और ये साफ हुआ, ये एक नदी बहती थी जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण, ये नाम इसका दिया हुआ है, सुवर्ण रेखा। यहां पर दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये जो सुवर्ण रेखा नदी है, 1940 का चित्रण है ये। और यहां पर एक कंपनी आई, एक स्थापित की, जमशेदजी टाटा, उनके बेटे, बड़े बेटे, और इसका नाम रखा गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। किसके किनारे पे? सुवर्ण रेखा नदी के। और इसी को आगे टिस्को कहा गया, राइट। और ये जो टाउनशिप बनाई गई, यहां से यहां तक जो टाउनशिप बनाई गई, ये बाकायदा मतलब लोग रहेंगे, लोग खाएंगे, लोगों के लिए सारे इंतजाम कर दिए। इंडस्ट्रियल एक टाउनशिप बनाई गई और इसी का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पे जमशेदपुर रखा गया। तो आज का जो जमशेदपुर है वो इस तरीके से समझे कि अपने एग्जिस्टेंस में आया। और 1912 में यहाँ ये जो टिस्को कंपनी है,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। यहाँ पर स्टील का यानी कि इस्पात का, स्टील का, इस्पात का प्रोडक्शन शुरू हुआ। ओके, अब टिस्को जब शुरू हुई तो बड़ा उसका अपॉर्चुनिटी वाला समय था, क्योंकि जब भी कोई कंपनी या इंडस्ट्री या कोई भी उद्योग शुरू होता था या उद्योग था हमारे हिंदुस्तान में, दिक्कत ये होती थी कि ब्रिटेन का सामान आ जाता था और ये बेचारे ठहर नहीं पाते थे। और जब ब्रिटेन में कोई आपत्ति आती थी या ब्रिटेन किसी आपत्ति में से जूझता था, तब हमारी मांग बढ़ती थी, जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखा। यहाँ पर एक बड़े सही समय पर टिस्को एग्जिस्टेंस में आया कि मोस्टली जो स्टील था वो कहाँ से आ रहा था, मोस्टली जो स्टील से आ रहा था वो तो ब्रिटेन से आ रहा था, है ना। और क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, एक चीज़ बताऊं, अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे काम भी किए, हम हमेशा उन्हें बुरा नहीं कह सकते। जो रेलवे दी है वो अंग्रेज़ों ने दी है हमें। तो ये जो रेल है, लोहे की पटरियाँ, लोहे के जो बोगीज थे, उनके जो टायर थे, या ये कहे कि उनकी जो व्हील्स हैं, वो सारी की सारी लोहे से बन रही थी, आज भी उसी तरीके से बनती है। तो ये सारी की सारी आपूर्ति ब्रिटेन करता था उस ज़माने में, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि एक थोड़ी सी एक चीज़ आई, क्योंकि जब ब्रिटिश सामान आ रहा है तो रेलवे वाला भी जो होगा, जो रेलवे के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि साहब ऐसा है कि ये जो रेल है ना, ये टिस्को क्या कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी इस क्वालिटी की, हमारे जैसे ब्रिटिश क्वालिटी की बना ही नहीं सकती। वो अनविलिंग थे, वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि हिंदुस्तान में भी अच्छी गुणवत्ता का, क्वालिटी का स्टील या कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है, वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन टिस्को जब आई, मैंने आपको क्या कहा, देखिए उम्र, जिसकी उम्र देखिए, इसकी एज देखिए, 1912 में स्थापित हुई, ठीक है। यहाँ पर 1912 में प्रोडक्शन शुरू हुआ और 1914 में जस्ट 2 साल बाद शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जैसे कपड़े, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो कपड़े जो है ब्रिटेन से आना बंद हो गए और यहाँ के भी लोगों को कहा गया कि भाई कपड़े बनाओ, हमें भेजने हैं वर्ल्ड वॉर में, है ना, वहाँ के लोगों के लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी 1914 में जब लड़ाई शुरू हुई, तो जो आयरन एंड स्टील हिंदुस्तान में आ रहा था ब्रिटेन से, वो तो बंद हो गया, एक तरीके से कम हो गया। अब क्योंकि हिंदुस्तान में रेलवे का एक्सपेंशन हो ही रहा था, इसके लिए किसको पुकारा गया, फिर उन्हीं को पुकारना पड़ा जो यहाँ के बनाने वाले थे, टिस्को को। इसके अलावा टिस्को ने केवल रेलवे की लाइन के लिए ही नहीं, टिस्को को बोला गया ऐसा करो कि जो हमारे गोले बनते हैं ना, जो जिससे शेलिंग होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का समय था, इसके अलावा जो रेलवे के जो बोगी है उसके जो टायर है, या कहें कि व्हील्स कह सकते हैं हम उसको, तो व्हील है, ये भी बनाइए आप। तो टिस्को को सारे काम मिल गए। अब टिस्को एक तरीके से समझ लीजिए, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया काम करने लगी, या उनके लिए एक बून की तरह, उनके लिए एक बहुत ईजी आयरन स्टील की तरह के प्रायोजन का काम कर रही थी। कैसे? क्योंकि 90% जो टिस्को बना रही थी वो कौन ले रहा था? वो पूरी की पूरी ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश सरकार ले रही थी। आप सोचिए। उसके बाद आपको दिखाता हूँ और भी हुआ, क्योंकि इतनी मांग बढ़ गई कि इनको अपनाना, ये टिस्को को अपनी कैपेसिटी या अपना जो साइज है वो बढ़ाना पड़ा। आप देखें यहाँ पर आपको बॉयलर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको तरह तरह की पावर हाउसेज भी दिख रहे हैं। और ये जमशेदपुर का चित्रण है, ये है 1919 का, यानी 1912 में स्थापित हुई, 1914 में इनसे मांग इस तरीके से बढ़ने लगी और 1919 तक आते आते इन्होंने जो अपना इतना बड़ा सा सेटअप था उसको भी इनको 4 गुना बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि इतनी मांग हो गई। इसलिए आज हम देखिए हिंदुस्तान में टाटा लोगों का नाम, टाटा इंडस्ट्रीज जो है उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, बड़े प्यार से लेते हैं, बहुत हम इन लोग को सैल्यूट करते हैं। अब हुआ ये कि जब भी चाहे कॉटन की टेक्सटाइल की बात करें या आयरन एंड स्टील की बात करें, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये तभी हुआ हमारा एक्सपेंशन जब या तो ब्रिटिश किसी प्रॉब्लम में फंसे, या ब्रिटिश का जो सामान हिंदुस्तान में आ रहा था वो कम हुआ, या फिर हिंदुस्तान की ज़रूरत उनको महसूस हुई, तभी ये सब हुआ। ओके। उसके बाद एक सब जमाना आया जब नेशनलिस्ट मूवमेंट, आपको पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो 1947 के पहले और 1900 ये दौर जो है 1919 और इसके बीच का वो यही चल रहा था। सालों साल जब हम लोगों ने आज़ादी की कोशिश की तभी हमें आज़ादी मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था इसमें, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू साहब, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। तो जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था इसमें क्या हुआ कि क्योंकि अब टाटा को देखिए कितने बड़े आदमी हुए, और इसी तरीके से बहुत सारी जो एक लॉबी बन गई, या कहें कि जो इंडस्ट्रियल क्लास है वो स्ट्रांग बन गया, क्योंकि अंग्रेजों की भी ज़रूरत पूरी कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरत पूरा कर रहा था। तो अब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे इन्होंने गवर्नमेंट से मांग की, जो ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश रूल के तो वैसे ही पाँव लड़खड़ा रहे थे,
इतना ज़्यादा नेशनल मूवमेंट का इनको सामना करना पड़ रहा था कि अल्टीमेटली ब्रिटिश रूल के पांव लड़खड़ाते लड़खड़ाते इन्होंने इनकी जो मांगे थी कि भाई हमें भी आप संरक्षण दो। संरक्षण क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल तो अपना मुनाफा देखती थी, केवल प्रॉफिट देखती थी, और किसी का संरक्षण तो ये करती नहीं थी। इन्होंने कहा भाई आपको हमको संरक्षण देना पड़ेगा, और फिर ब्रिटिश रूल ने मानते न मानते, चाहे न चाहे, इनकी बात मान ही, बहुत सारी बात इनकी मान ली। यहां पर मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा, बड़ा अच्छा कंपैरिजन इन्होंने दिया है, और कंपैरिजन है जापान और इंडिया का। इंडिया उस जमाने का जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो जो हिस्ट्री है जापान की, और ख़ास तौर पे हम इसको रिलेट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से, यानी कि हम बात करेंगे औद्योगिकीकरण की। तो हमारा और जापान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो बड़ा एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट है। हमारे यहाँ क्या था कि जो ब्रिटिश रूल था वो चाहता था कि ब्रिटेन से सामान आता रहे और इंडिया में इसको झोंक दो, इंडिया लोग, हमारा प्रोडक्शन होता रहेगा, इंडिया इसे खरीदता रहेगा, हमारे पैसे बनते रहेंगे, हमारा मुनाफा होता रहेगा। लेकिन जापान में कुछ और अलग चल रहा था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत काम किया। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाने में, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में बहुत रोल अदा किया। और यहाँ पर एक चित्रण दिखाया गया है, ये मेजी रिजीम का है, मतलब मेजी डायनेस्टी या मेजी रूल जब आया तो इन्होंने क्या किया, ये कब आया था? 1868 में आया था। इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन है, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका और ये इंग्लैंड और यूरोप बहुत स्ट्रांग हो गए थे, ये जो हर जगह जा जा के अपनी कॉलोनी बना रहे थे, हर जगह लोगों को अपना गुलाम बना रहे थे। उस तरीके से गुलाम नहीं जो स्लेव ट्रेड में होता है, ऐसा नहीं, लेकिन कॉलोनी बना रहे थे। तो भाई इन सब को रोकने के लिए मेजी रेजिम ने कहा देखो हमको करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम औद्योगिकरण नहीं करेंगे तो हम भी बाकी लोगों की तरह इनके अंडर में आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जापान वालों ने, इन्होंने अपनी पोस्टल सर्विसेज यानी कि डाक सेवा, टेलीग्राफ हो गया, उस जमाने टेलीग्राफ हुआ करते थे जैसे आजकल व्हाट्सएप हुआ करता है, रेलवेज हो गया, स्टीम पावर्ड इंजन जो है वो, या शिपिंग कहें, उन सबको डेवलप किया। अब इन्होंने क्या किया कि जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, चाहे वेस्ट शर्माए नहीं ये लोग, वेस्ट जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, चाइना के कुछ करता है हम लोग बैन कर देते हैं, हमारे यहाँ कुछ अमेरिका का कोई आदमी कुछ कह देता हम उसे बैन कर देते हैं। अरे वेस्टर्न कंट्रीज का एक आदमी ने कहा लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी तो लेना ही लेना है ना भाई। तो वेस्टर्न जितनी भी इनोवेशन हो रहे थे उसको लिया, और यहाँ तक कि वेस्टर्न जो बहुत प्रोफेशनल्स थे, यहाँ कहीं जो एक्सपर्ट्स थे उनको लाते थे, और जापानीज लोग इससे सीखते थे। बाकायदा इनको सिखाया जाता था कि भाई ये सीखो और ये अपने हिसाब से इसको ढालो, जापानीज तरीके से इसको ढालो। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने, जो मेजी गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो आई, इन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री स्थापित किए। जैसे इंडस्ट्री स्थापित की, अपना पैसा लगाया, अपना इसमें एफर्ट लगाया, और धीरे धीरे करके इसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो औद्योगिक घराने, उनको बेच दिया। और फिर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेचा, तो प्राइवेट सेक्टर ने इसको संभाला, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में किया। ऐसा नहीं कि बस बेच दिया, कोई अडानी अंबानी को बेच दिया जाए, ऐसा नहीं, बाकायदा एक तरीके से, और उसको पूरा कंट्रोल जो है वो इन्होंने रखा भी अपने अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रास्ट देखिएगा आप कि ब्रिटिश रूल में हमारा क्या हुआ और जापान ने अपने आप के कैसे आगे बढ़ा दिया। तो ये बात हुई साहब इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।